इन सभी को देखो भैया 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुके हैं लगभग कि शेड्यूल हमने जारी कर दिया है, चाहे वह एमपीपीएससी हो चाहे अपना कोई सा भी व्यापम का एग्जाम। तो इस साल आपकी कभी नौकरी लगने की होगी तो लगा लेना भैया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये 1-2 साल ही आपके पास वैकेंसी के। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि सरकारी नौकरी का नामो निशान नहीं मिलने वाला। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वैकेंसी आती ही नहीं है। जैसे अपनी एसआई अपन बोलते हैं, कब से नहीं आई है। तो ऐसा अपने आने वाले समय में एग्रीकल्चर में भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ता है। तो भैया गांठ बांध लो, मेरा तो यही मानना है अभी भी आपसे कहना कि 1 साल दम से लगना है। कभी दम से लग जाओगे, डेली कुछ भी नहीं करना है, 6 घंटे भी कभी डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये 6 घंटे आपको डिसिप्लिन दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि यार आज मेरी बुआ की शादी है तो मैं तो भैया बुआ की शादी में जा रहा हूँ। तो बुआ जी की शादी हो चुकी है, अब अपनी करानी है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो तो चल ही जाएगी पर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। बट डिसिप्लिन अपने अंदर रखो। धीरे धीरे शेड्यूल में सब क्लासेस आ जाएंगी। आए हो तो इसी प्रकार डेली आना है, नहीं तो ऐसा नहीं भैया कल से आना बंद होगा। और मेरा कहीं से पढ़ो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ो, पर डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, कहीं से भी पढ़ो, क्योंकि आने वाला साल तुम्हारा है। बस इतना सोचो, एक पोस्ट लेनी है, लेके चुपचाप निकल जाना, शादी ब्याह करना, एंजॉय करना। तो शिमला मनाली जा पाओगे, नहीं तो भैया अपने मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर और ओमकारेश्वर, अब उसके आगे अपन नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। जैसे आपने एफएसओ में भी देखा होगा कि लगभग 50 नंबर का पूछता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम होता है तो 50 नंबर का एमपी आता है, और उसमें से मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो लगभग 150 नंबर। अब 450 का पेपर होता है। अब क्या 150 नंबर कभी आप पूरे लेके आ जाओ तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? और जो आपकी पोस्ट मतलब जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं, वो एग्रीकल्चर जो एमपी का सब्जेक्ट होता है उसी के कारण पीछे रह जाते हैं। तो कभी 150 नंबर आपको हासिल करना है तो इस सीरीज को अच्छे से पढ़ लो, यहीं से पूरे प्रश्न बनेंगे। और आप देखना कि कभी आपको लगता है आज अपन जो पढ़ेंगे उसमें से कभी आपको लगता है कि हाँ सर प्रीवियस ईयर में पूछे हुए, तो देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट कभी आपको तैयारी करना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखना स्टार्ट करो कि प्रीवियस ईयर में पूछा कहाँ से जा रहा है, कहाँ से लगभग अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो आपके मन में एक बार दिमाग में आ जाएगा कि भैया सर यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जैसे अपन ने मान लो कि आज बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो आपको समझ में आएगा यहाँ से प्रश्न आता है तो मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। तो प्रीवियस ईयर की कोई सी बुक आती हो बाजार में, उसे लो, उसमें से देखो कहाँ से प्रश्न आते हैं। आपको रिटर्न तो देना नहीं है, आपको फैक्चुअल ज्यादा याद होना चाहिए। अब फैक्चुअल के साथ इसमें अपन क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे कि रटने की कहानी आपकी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार सिलेबस देख लो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य को हम अच्छे से जानेंगे कि जैसे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में किसी ने सुन रखा हो, सुना है क्या कि आज तक नहीं पढ़ा जी है? हाँ ना तो बोलो कि पढ़ा है कभी। माखनलाल चतुर्वेदी को जानते नहीं जानते? मध्य प्रदेश के है ना सब, छत्तीसगढ़ के होंगे तो नहीं जानते। माखनलाल चतुर्वेदी, किसी ने बालकृष्ण शर्मा का नाम सुन रखा होगा, फिर शेख रमजान का नाम सुन रखा होगा। तो ऐसे अपन मध्य प्रदेश का इतिहास वगैरह पढ़ लेंगे। संज्ञा कभी सुनी होगी, मैं बालिकाएं बनाती है, सुना है संज्ञा का नाम? संज्ञा नहीं बनाते अपनी लड़कियां जो संज्ञा आई करके वैसा गाना गाते हैं मालवा क्षेत्र में, कि मालवा के भी नहीं हो कोई? कहाँ से? शादी के बाद, शादी से पहले बनाती है। जो किशोरी बालिकाएं रहती है वो भगवान शिव की आराधना करती हैं कि उनको अच्छा पति मिले, उसके लिए संध्या माई की पूजा की जाती है, ठीक है। इससे हमने संत सिंगा जी आपने सुन रखे होंगे, सुने कुछ? पहले वो बता दो किस जिले के हो तो इसके हिसाब से अपन टारगेट करेंगे। आप किस जिले से? आप? आप भाई मुरैना से? तो मुझको मालवा की हो यार तो मालूम होना चाहिए। दिल्ली सर से भैया, दो मध्य भारत के भी हैं तो उनकी जलवायु थोड़ी गर्म है, तो उनसे थोड़े से बच के रहना बाकी सब देखो मध्य प्रदेश का भूगोल अपन पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि भैया मध्य प्रदेश कैसा दिखता है, कितने जिले हैं, मालवा का पठार कहाँ पर है, मध्य भारत का पठार क्या है, नर्मदा घाटी क्या है, बालाघाट जिला क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उन सभी को अपन मध्य प्रदेश के भूगोल में पढ़ेंगे। जैसे अभी आप सभी ने सुन रखा होगा फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में अपने यहाँ कितना वन आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
फिर देखो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पढ़ेंगे, पॉलिटी, फिर राज्यपाल क्या होता है, विधायक के बारे में किसी को पता है कि नहीं पता है, क्या होता है विधायक, कोई बताना चाहेगा? ये तो हिंदी में होगा कि एमएलए होता है, कुछ भी तो बोलो, विधायक क्या होता है अपने हिसाब से, तुम्हें क्या लगता है? अपना जनप्रतिनिधि है, यानी अपनी बात को विधानसभा में रखने के लिए कौन बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। फिर एक सांसद अपन बनाते हैं, कि सांसद अपने आप दो हैं, जैसे राज्यसभा लोकसभा, तो राज्यसभा लोकसभा में कौन बात रखता है, सांसद रखता है, विधानसभा में कौन रखता है, तो विधायक रखता है। तो ये तो डेली की गली कुची की बातें, आजकल हर गली में 2 नेता मिलते हैं, तो कम से कम इनको तो जानना कि विधायक कौन होते हैं। फिर उसके बाद अपन अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे, बता देंगे क्या होती है, और मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, ये भील जनजाति कहाँ रहती है, बेगा जनजाति कहाँ रहती है, तो इन सबके कल्चर के बारे में हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। तो भैया एफएसओ की तैयारी कर रहा हो या आरईओ की तैयारी कर रहा हो, किसी की भी कर रहा हो, ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से प्रश्न बनने चाहिए। कभी 15 नंबर भी आप सोच रहे हो कि यार 15 नंबर की कोई वैल्यू नहीं पढ़ता हूँ, तो फिर गलत कर रहा है। जैसे कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी करता हूँ, मैंने 3-4 मेंस लिख रखे हैं, अब मेरा ये वाला टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं जब भी जाता हूँ कि जैसे 50 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो मेरे को 50 पूरे सही करके आना, और मेरा हर साल फ्री निकलता है। तो कम से कम ऐसी अपने अंदर कोशिश करो कि जो सरल सब्जेक्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा हम बार बार पढ़ सकें, कि कम से कम यहाँ से तो हमारी गलती ना हो। ठीक है, तो आ जाओ भैया मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने नाम है, किस किसको पता है, किस किस नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, कोई बताएगा क्या? बताओ। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, ये इसमें से मत देखो, मध्य भारत, मध्य भारत, टाइगर स्टेट, हाँ, नदियों का मायका। तो ये सभी नाम लिखे, देखो यहाँ लिखा हुआ है रेवोत्तर और दक्षिणापथ। तो यानी मध्य प्रदेश को रेवा उत्तर यानी नर्मदा नदी के उत्तर में बसा हुआ एक स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, रेवोत्तर बोलते हैं। दक्षिणापथ यानी दक्षिण में जाने का रास्ता कहीं से प्रारंभ होता था, तो वो हमारे मध्य प्रदेश से प्रारंभ होता था। जैसे बुरहानपुर में एक जगह है असीरगढ़ का किला, ऐसा कहा जाता था मध्य भारत में, जैसे अपना जब मध्य इतिहास चलता है कि जिस इंसान ने असीरगढ़ के किले को जीत लिया वो दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकता था। तो इसी कारण मध्य प्रदेश को किस नाम से भी जानते हैं, दक्षिणापथ के नाम से भी जानते हैं। तो ये वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। लिख लेना, अपनी कॉपी में लिखना हो, नहीं तो पीडीएफ से पढ़ो तो पीडीएफ से पढ़ लेना। फिर देखो नदियों का मायका, नदियों का ससुराल क्यों नहीं कहते हैं भाई? नदियों का मायका कभी तो दिमाग में आया होगा ना सर, नदियों का मायका क्यों बोल रहे हैं? यही से निकली, ससुराल क्यों नहीं बोल रहे? ये मतलब कि अपना जन्म कहाँ से हो रहा है, मायका उनका यहाँ से। नदियाँ शब्द जाते हैं स्त्रीलिंग शब्द है, और ये अपने यहाँ से नदियाँ का उद्गम होता है, वो किसी अन्य राज्य की जीवन रेखा बनती है, यानी ससुराल को वो सुधारती है। तो यानी जन्म कहाँ से हो रहा है, मध्य प्रदेश से, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ये शब्द सुनते रखना, नहीं तो अभी कोई सी किताब उठाओगे तो रटते घूमोगे, रेवोत्तर क्या होता है, दक्षिणापथ क्या होता है, नदियों का मायका सुन। सोयाबीन राज्य क्यों कहा जाता है, क्या लगता है? सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में होता है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। इससे पहले महाराष्ट्र में होता था, तो सोया राज्य महाराष्ट्र को बोला जाता था। अभी सबसे ज्यादा उत्पादन लगभग 47% सोयाबीन भारत का कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नवीन आंकड़ा याद रखना, कहीं पेपर में नहीं। अब हृदय प्रदेश क्यों बोलते हैं भैया? मतलब एक हृदय के रूप में काम कर रहा है, देश के मध्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लेना, लिखना हो तो, कि किसने दी थी संज्ञा, तो जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। ठीक है, फिर लघु भारत क्यों बोलते हैं, शब्द से ही समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा हूँ कि सर जैसे भारत का क्षेत्रफल का लगभग 6% हिस्सा हमारा मध्य प्रदेश घेरता है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, लघु भारत। 6% नहीं, लगभग 10% हिस्सा घेरता है, 9.38%, इसलिए मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है। हीरा प्रदेश क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है भारत में जहां पर हीरे का उत्पादन होता है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को हीरा स्टेट भी कहा जाता है।
ठीक है, या हीरा प्रदेश। फिर लघु भारत होगा। टाइगर स्टेट क्यों बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग भारत के 785 टाइगर पाए जाते हैं। कितने? 785, जो कि भारत में किसी एक स्टेट में सर्वाधिक है। तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। फिर तेंदुआ स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा तेंदुआ आपने गली कुची में आजकल तो यहाँ पे भी दिख जाता है। क्या बोलते हैं, लिम्बोदी में भी तेंदुआ दिख जाता है, कहीं पे भी घूमते रहते तेंदुए। तो अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें लगभग 3800 तेंदुए हैं हमारे मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? तेंदुआ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर चीता स्टेट क्यों? चलो भीड़ मुरैना वाले तुम बताओ, चीता स्टेट क्यों? कौन बता रहा? तुम्हारे जिले के बगल में एक है सीओपुर। सीओपुर है। तो सीओपुर में क्या है कि अब यार चीते लेके आए नाम इंडिया से। तो मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है यहाँ पर चीते पाए जाते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश को चीता स्टेट भी कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? मध्य प्रदेश के अन्य नाम है। मध्य प्रदेश को जाना जाता है। क्या आपको समझ में आया क्या? तो भैया इन्हें लिखना हो तो लिख लो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई को लिखना हो तो लिख लेना। क्या पीडीएफ मिल जाएगी? हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी, निकला लेना, निकला हो। बाकी कॉपी में लिख लोगे तो अच्छी बात है, बाकी नहीं लिखना तो कोई समस्या नहीं है। एडवांस जमाना है, एडवांस जमाने के हिसाब से चलो तो उसके हिसाब से चल लो। लिख लो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि याद रहता है तो ज्यादा अच्छी बात है। एक दो लिख लो जो याद नहीं रहे, बाकी ये सब चीता स्टेट याद रह जाएगा, सोया प्रदेश याद रह जाएगा, ये दक्षिणा पथ रेवोत्तर ये वगैरह लिख लो। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है ये बता दो भैया। भोपाल। मध्य प्रदेश की वित्त राजधानी किसी को पता है क्या? इंदौर। क्यों बोलते हैं वित्त राजधानी इंदौर को? घूमे होगे ना इंदौर में, कितने साल से रह रहे हैं? गीता भवन कौन कौन ने देखा है? गीता भवन नहीं देखा? इंदौर ही नहीं घूमे? इंदौर में जिला है तो थोड़ा बहुत घूमा करो। ऐसा नहीं कि रूम में डले हुए और रूम में कुछ नहीं होता केवल बिस्तर के अलावा, तो थोड़ा घुमा भी करो। लिख लिया? लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेवोत्तर यानी रेवा, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता हो। आपने बहुत सारे जो डंपर वगैरह चलते हैं उनके ऊपर लिखा देखा होगा, माँ रेवा की कृपा। कभी किसी ने गौर किया हो तो वो रेवा किसे बोलते हैं? माँ नर्मदा को अपने यहाँ रेवा बोलते हैं। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि रेवा के जो उत्तर दिशा में बसा हुआ एक प्रदेश है उससे क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक आया ये समझ में? चलो अब हम आगे आते हैं, ये सब लिख लेना। अब देखो आपको 3-4 शब्द देखने को मिलेंगे। पहले मध्य प्रदेश की अपन लोकेशन देख लेते हैं कि भारत में मध्य प्रदेश कहाँ दिखता है। अब ये भैया कहाँ पर? ये उत्तर से अपन नीचे आते तो ये क्या रहा अपना? मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश के आइट साइड 5 राज्य हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश यहाँ पे, यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक लाइन आती है कि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य या लैंड लॉक स्टेट है। अब सर ये भू आवेष्टित या स्थलबद्ध या लैंड लॉक क्या होता है? किसी को कुछ पता है क्या इसके बारे में? तो देखो क्या होता है, स्थल अवरोध यानी जो चारों साइड से किससे? स्थलों से घिरा हो, जिसकी सीमा पानी से बिल्कुल भी नहीं टच होती हो। मतलब जैसे यहाँ पर अपना क्या है? समुद्र, इधर भी समुद्र। अब मध्य प्रदेश की सीमा कहीं समुद्र से लग रही है क्या? नहीं लग रही है। चारी सीमा हमारे किधर से लग रही है? चारों तरफ की सीमा स्टेट से लग रही है, यानी किसी ना किसी जगह के स्थल से लग रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? भू आवेष्टित, लैंड लॉक या स्थल अवरुद्ध राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे अपना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सीमा आपको देखने को मिल रही होगी किससे? अरेबियन सी से लग रही है। तो ये क्या होगा? भू आवेष्टित राज्य नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक सीमा किससे लग रही है? पानी से लग रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश क्या है? एक प्रकार का स्थल अवरुद्ध राज्य। अब आगे आओ। अब देखो भैया, एक शब्द आपको सुनने में आया होगा कि मध्य प्रदेश गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो क्यों ऐसा होता है मेरे को ये बता दो, किसी को मालूम है क्या? ये भी बोल सकते हो, और बताओ।
कोई को मालूम नहीं क्या कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना भूमि का, अब जैसे अपने पेपर में आता है कि मध्य प्रदेश को किस भूमि का हिस्सा माना जाता है, उसमें 4 ऑप्शन देते हैं और उसका राइट आंसर रहता है गोंडवाना भूमि। अब ये सब बच्चों ने रट रखा है, तो क्यों होता है ये बताओ, किसी को पता है क्या? देखो सर जो हाँ, बोलो। अफ्रीका से महाद्वीप टूट कर अलग आया था, तो जो बीन निकला था उसको गोंडवाना भूमि कहा जाता है। देखो यहाँ कहानी सुनो, एक भाई साहब आते हैं 1912 में, उनका नाम रहता है अल्फ्रेड वेगनर नाम है, ठीक है। वो एक महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी देते हैं। उनके अनुसार क्या होता है कि दुनिया में जो आज हमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं, जैसे आपने उत्तर अमेरिका का नाम सुना था, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये नाम सुन रखे हैं। तो उनका कहना था कि एक समय ऐसा था कि ये सभी जुड़े हुए थे आपस में, ये यानी ये आपको देखने को मिल रहा होगा इसमें कि सभी महाद्वीप क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सभी महाद्वीप एक प्लेट के ऊपर बसे हुए थे, ऐसा उन्होंने बोला। और इनके आउटसाइड क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। समय अनुसार क्या होता है कि ये प्लेट अपनी जो ओरिजिनल लोकेशन होती है वहां से मूव करना स्टार्ट करती है ना, एक स्थान से दूसरी जगह जाने पर स्टार्ट करती है। तो इसमें क्या होता है, ये इसको पूरे को पेंजिया बोलते थे, यानी जो पूरे स्थल अवरुद्ध मतलब जो जुड़े हुए थे प्लेट्स, उनको किस नाम से जाना जाता था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। एक समय बाद क्या होता है, इस पेंजिया के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इसका एक टुकड़ा किधर तरफ चला जाता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है, और एक टुकड़ा किधर आता है, दक्षिण दिशा की ओर आता है। तो जो उत्तर दिशा की ओर जाता है टुकड़ा, उसे इन्होंने किस नाम से बोला, लॉरेंसिया के नाम से उसे बुलाया। किस नाम से बुलाया, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड उसे इन्होंने बोला। और जो नीचे टूट के बना उसे क्या बोला इन्होंने, गोंडवाना भूमि बोला, ठीक है। अब देखो ये 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। इसके बीच में एक समुद्र आया, उसको इन्होंने पेंथलासा नाम दिया। कहानी सुन लो, आज से आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। देखो अब क्या हुआ, जो ऊपर वाला था लॉरेंसिया, उसमें से भी टुकड़े हुए। तो आपको आज महाद्वीप देखने को मिलते होंगे कि सर यहाँ पर मेरे को अमेरिका देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको यूरोप देखने को मिलता हो, यहाँ उत्तर दक्षिण अमेरिका, यहाँ अफ्रीका देखने को मिलता हो, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता हो लगभग, ठीक है। अब क्या हुआ, उत्तर वाला जैसे टूटा तो उससे क्या बना, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका बन गया, और हमारा क्या बन गया, यूरोप बना। और जो दक्षिण वाला था उससे कौन कौन से महाद्वीप बने, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इंडिया इसमें से किस प्लेट का भाग था, अभी 2 भागों में टूटा था। तो उत्तर वाले को हमने क्या बोला था, अंगारा लैंड, नीचे वाले को गोंडवाना। तो गोंडवाना से टूट के क्या क्या बने थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा कहा जाता है। अब भारत में अपन स्थित है कि नहीं, तो हमारे मध्य प्रदेश को भी क्या बोला जाता है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा बोला जाता है। लॉजिक खत्म। अगर अब ये बताओ कि इसमें कभी आपको आ गया कि मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है, तो आपको रटने की जरूरत है क्या? नहीं सर। अब रटोगे तो नहीं, इसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बना लो और सोचो मत। कभी आपके मन में ऐसा ही प्रश्न आ रहा ना, कहा से कबूतर मैं सर से पूछ लूं, तो पूछ लें। आपने पैसे दोगे तो भैया पूछना आपकी जवाबदारी, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे को तनख्वाह मिलेगी मैं चला जाऊंगा। आपको सीखना हो तो प्रश्न पूछते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम तो बिल्कुल शून्य होकर बैठे, अपन ना तो अध्यात्म की दुनिया में जा रहा है ना कहीं अपन को सिलेक्शन लेना है, तो प्रश्न पूछते रहना। लिख लेना, ये सब कहानी लिख के नहीं आएगी पीडीएफ में, ये सब ऐसे ही आएगा फोटो। फिर मत बोलना कि सर हमें तो समझ में ही नहीं आएगा, फोटो देख के क्या समझे। ठीक है, तो ये इससे पहले सब प्लेट जुड़ी हुई थी, उन्हें पेंजिया के नाम से जाना जाता था। थोड़े दिन बाद वो प्लेट टूटती है, तो जो उत्तर वाली प्लेट को लॉरेंसिया बोला और दक्षिण वाली प्लेट को किस नाम से बोला था, गोंडवाना के नाम से बोला, ठीक है। फिर उत्तर वाली प्लेट टूटी तो उसमें से उत्तर अमेरिका बना और यूरोप बना, ठीक है। और अपना जो रूस वाला हिस्सा है वो बना था, ठीक है। फिर जो नीचे वाली भूमि थी उससे क्या क्या बने थे, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया के अंदर अपना मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश भी किसका भाग हो जाएगा, गोंडवाना भूमि का भाग हो जाएगा। आया समझ में? पूछ लेना, कुछ लिखना हो मैं बता दूंगा, ठीक है। चले आगे, चलो अब आगे आते हैं। अब देखो एक शब्द आपने सुन रखा होगा कि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, सुन रखा होगा, कभी किसी ने पढ़ा होगा कभी,
या मध्य उच्च भूमि का हिस्सा। तो देखो भारत को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है मेनली। जो उत्तर वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोला जाता है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं, उत्तर का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। और जो उसके नीचे यानी विंध्याचल पर्वत के नीचे जो हिस्सा है उसे किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। अब आप बोलोगे सर ये विंध्याचल पर्वत कहाँ गए, तो ये झाबुआ वगैरह में आपको जोबट की पहाड़ी, मांडू में जाते हो तो पहाड़ी वगैरह दिखती है। अपने इंदौर में अपन जाते जाना पाओगे, पहाड़ी आपको दिखती होगी। कभी विजासन मंदिर गए होगे तो विजासन मंदिर भी एक पहाड़ी पे बसा हुआ है। तो ये सभी क्या है, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत के नीचे वाले को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का हिस्सा बोला जाता है, उत्तर भारत का मैदान। तो हमारा मध्य प्रदेश किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। इसलिए बोला जाता है मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, बस इतना याद रखना और ज्यादा ध्यान मत लगाना। क्यों बोला जाता है उसका कारण सुन लो, लेकिन नहीं तो अपन को क्या रटना पड़ता है ये शब्द। आज तक अपन गोंडवाना भूमि का हिस्सा रटते घूम रहे थे। लिख लिया। अब ये भारत को वैसे 7 भौगोलिक भागों में बांटा जाता है, पर अपन को इतना नहीं पढ़ना है। आप तो इतना याद रख लो कि 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, ऐसे 7 भौगोलिक भागों में बांटा जाता है भारत। आगे चले, आप आगे आ जाओ। अब देखो मध्य प्रदेश की कलाकृति को हम देखते हैं। जैसा कि आप मैंने बोल दिया विंध्याचल पर्वत, तो आपको समझ में नहीं आया होगा ये विंध्याचल पर्वत है कहाँ। तो कुछ इस प्रकार का हमारा मध्य प्रदेश दिखता है, जैसे कि कोई ऊंट बैठा हो। ऐसा पेपर एक बार आगे एचईओ के पेपर में शायद पूछा था कि मध्य प्रदेश के जो आकार है वह कैसा है, और उसमें ऑप्शन था कि बैठे हुए ऊंट की तरह। तो ये भैया बैठे हुए ऊंट की तरह दिखता है क्या अपना मध्य प्रदेश, दिख रहा है ना, जैसे ऊंट बैठा हो और इसकी ये कुबड़ निकली हो ऊपर। तो ऐसे प्रश्न भी आजकल फालतू के प्रश्न पूछते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो तैयार रहना हर प्रकार के प्रश्न के लिए। तो देखो स्थलाकृति, यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा। स्थलाकृति को अपन 2 भागों में तोड़े तो क्या क्या शब्द बनेगा, कभी उसका मैं समझी यानी स्थल धन आकृति। कभी अपन पूरा समाज विग्रह करें तो स्थल पे बनी हुई आकृतियां। ठीक है, अब जैसे स्थल पे बनी हुई आकृतियां सर कैसी, जैसे कि अपना ये स्थल मान लो, इसके ऊपर जैसे कोई भाग ऊंचा उड़ गया तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, पर्वत या पहाड़ी नाम दे दिया। कोई जैसे नदी के कारण 2 पर्वत के बीच में हिस्सा बन गया तो उन्होंने उसे क्या दे दिया, घाटी नाम दे दिया। कोई बिल्कुल फ्लैट था, जैसे कि मैदानी क्षेत्र रहता है ऐसा, जैसे देखो स्थल पे ऐसी आकृति बनी होती तो उसे क्या बोलते हैं, पर्वत या पहाड़ी उसको बोला जाता है। कभी आप जाओगे कि भैया स्थल से नीचे है, उसे क्या बोलेंगे, घाटी बोला जाता है। ये सब स्थल के ऊपर बनी हुई है। फिर आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐसा फ्लैट दिख जाएगा, मैदानी क्षेत्र जैसा, तो उसे मैदान या पठार बोलते हैं। ठीक है, जिस पे अपन निवास करते हैं। पहाड़ पे आप रह सकते हो क्या, घाटी में आप रह सकते हो क्या, मतलब मुश्किल है, रह सकते हैं पर मुश्किल है सर, क्योंकि हमें कंडीशंस अलग है। और पठार पे क्या हम आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है बिल्कुल फ्लैट स्थान होता है, उस पे हम रह सकते हैं। अब मध्य प्रदेश की स्थलाकृति हम देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में आपको कौन सी नदी देखने को मिलती है भैया, चंबल नदी। चंबल के डाकू, उनका नाम आपने सुन रखा होगा कभी। तो याद रखना सबसे उत्तर में हमें क्या देखने को मिलती है, चंबल नदी। ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति चंबल का पानी पीता वही दहाड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, ये सुना है कि नहीं सुना मुरैना वालों ने, ग्वालियर वालों ने। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब कि जो चंबल का पानी पीता है वो हमेशा दहाड़ता है। तो भैया सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलती है, चंबल नदी घाटी देखने को मिलती है। आप उसके नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, लश्कर का मैदान देखने को। ये फोटो बना लो, एमपी का मैप कहीं बनाना आता हो, जब ऐसे ऊपर से लाइन खींचना, जैसा ही बने वो भी कॉकरोच जैसा कुछ भी बना देना। ठीक है, जैसा भी बना देना बन जाएगा, बना लो। क्योंकि यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे, ऐसा पूछता है कि मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सी स्थलाकृति स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया कौन सी स्थलाकृति स्थित है।
आगे बढ़े। देखो सबसे ऊपर हम जब उत्तर से आते हैं, देखो भारत के हिसाब से अपन देखते हैं, ये मत बोलना कि सर ये भारत नहीं है, ये तो चौकोन है। तो देखो ये भारत प्रकार का ही बना हुआ है। ये यहाँ अपना क्या मान लो तुम, जम्मू कश्मीर मान लो। जम्मू कश्मीर में अपन को क्या देखने को मिलता है, हिमालय देखने को मिलता है। ठीक, हिमालय के नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है गंगा यमुना का मैदान। क्यों बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान? गंगा नदी के आसपास क्योंकि गंगा और जो यमुना के द्वारा मिट्टी बहा के लाई गई, वो क्या हुआ, एक मैदानी क्षेत्र में फैल गई, जो आज कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आपने पढ़ा होगा कि सबसे अच्छा हमें करेवा मिट्टी वगैरह, बांगर खादर कहाँ मिलती है? तो यही मिलती है ना, और गंगा यमुना के मैदान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी आजकल हमें कहीं पर देखने को मिलता है, तो कहाँ पर? गंगा यमुना के मैदान में। आप उसके जस्ट नीचे उतरोगे तो आपको क्या मिलेगी? चंबल नदी घाटी देखने को मिलेगी। चंबल नदी घाटी का भैया बहाव ज्यादा होता है, इसके कारण क्या होता है, ये बड़े बड़े खंडों का या गड्ढों का निर्माण करते हैं, जिसे खंड बोलते हैं, जिसमें फिर कोई डाकू जाकर छुपता है, इसलिए इनको बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। बीहड़ बनाती है चंबल नदी। फिर उसके नीचे आओगे तो आप क्या मिलेगा? लश्कर का मैदान मिलेगा। किसका? लश्कर का मैदान। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये याद रखना भैया, ग्वालियर में पड़ता है। ठीक है, फिर उसके नीचे आप थोड़ी जैसे आओगे तो यहाँ शिवपुरी पड़ता है। ये तो पता है कि नहीं पता है? चलो बता दूं हमें, यहाँ पे क्या पड़ता है? शिवपुरी पड़ता है। शिवपुरी के नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। अब पर्वत और पर्वत श्रृंखला क्या होती है, किसी को पता है या कुछ बता दो किसी को? पर्वत एक और ज्यादा मतलब बहुत सारे पर्वत 18 से मिलते जो होता है। चलो अभी तो ये याद कर लो, मैं बता दूंगा। यहाँ पे क्या है? ये विंध्याचल पर्वत है। फिर ये नीचे तुम्हें कौन सी नदी दिख रही होगी? नर्मदा नदी दिख रही होगी, क्योंकि विंध्याचल के नीचे क्या होती है? नर्मदा बहती है। कभी आप होशंगाबाद वगैरह गए होंगे, कभी गए क्या जीवन में? कभी देखना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? महेश्वर गए होंगे, ओंकारेश्वर गए होंगे, गए कि नहीं गए? कि कुछ भी नहीं घूमे? तो यहाँ पर हमें क्या? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगी? सतपुड़ा। सतपुड़ा में पचमढ़ी बसा हुआ है। पचमढ़ी कभी किसी ने नाम सुन रखा हो, आजकल तो रील वगैरह चलती है तो आते ही जाते रहते हैं। ठीक, तो पचमढ़ी, और पचमढ़ी के नीचे आओगे तुम्हें एक और नदी देखने को मिलेगी, ताप्ती नदी। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं कि भैया उत्तर से जब दक्षिण दिशा की ओर मैं मध्य प्रदेश में बढ़ूंगा तो मुझे कौन कौन सी स्थलाकृति पहले नंबर पे देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले कौन सी? फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी घाटी मेरे को देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हमारा महाराष्ट्र चालू हो जाता है। यहाँ पर ढक्कन का पठार उसे खोला जाता है, बालाघाट की पहाड़ियां वगैरह वहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ये मैप बना लेना और लिख लेना, चंबल, लश्कर, विंध्याचल, फिर नर्मदा, सतपुड़ा। अब यहाँ से प्रश्न ऐसा आता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है? अब अपन को सोचना नहीं है, सर ने मैप बनवाया था, मैप मेरे दिमाग में होना चाहिए कि सर उत्तर में तो मेरे विंध्याचल थी, दक्षिण में सतपुड़ा थी, यानी इन दोनों पर्वत के बीच में हमारी नर्मदा नदी रहती है। कभी कभी आता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला बसी हुई है? विंध्याचल। कभी है दक्षिण में। फिर एक प्रश्न आता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में बसी हुई है? ताप्ती और नर्मदा के बीच में। ठीक है, ये मैप से अपन को ये बात समझ में आई। अब ये क्या होता है कि अपन रटते हैं और फिर वहां जाते हैं पेपर में, आज सर ने तो पढ़ाए थे नहीं, अब सर ने ये मैप बनवा दिया, अब कभी अपन ने नहीं याद करा तो किसकी गलती है? अपनी गलती है। कोई भी डाउट हो बस पूछते चलना भैया। नहीं भी समझ में आ रहा हो तो बोल देना, सर समझ में नहीं आ रहा है, फालतू में पढ़ा रहा है, आप ऐसा ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये प्राकृतिक सीमा भी, उधर राजस्थान में अरावली पर्वत का नाम कभी सुन रखा हो तो, माउंट आबू वगैरह का नाम सुना हो, दिमाग में आया हो। इधर तुम्हारा छत्तीसगढ़ का पठार पड़ता है। वाह, छत्तीसगढ़ में कौन पाया जाता है? नक्सली। चंबल में हमारे डाकू। अरे नहीं पाए जाते भाई डाकू। तुम तो बोलना बंद कर दो। डकैत का पार्लियामेंट में बैठते हैं, ऐसी बात बोलते हैं तो सही बात है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो भैया, मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्हों की हम बात करेंगे कि सर मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है,
अब देखो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, बहुत सुंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इसके सबसे ऊपर तुम्हें ये क्या दिख रहा है कि मस्जिद नहीं है, ये क्या है, स्तूप है ना। तो इन स्तूपों की कुल संख्या कितनी है, 24, जो कि मध्य प्रदेश की क्या संस्कृति को बताती है कि मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ सब प्रकार के धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सभी को समान बढ़ावा हमारे यहाँ दिया जाता है। तो सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं, स्तूप, और स्तूपों की संख्या कितनी है, 24। पेपर में पूछता है कि मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्हों में स्तूपों की संख्या कितनी, जो आपके व्यापम का आरएचयू वगैरह एग्जाम होता है ना, उसमें से सड़क हाथ प्रश्न आते हैं। तो ये सभी सड़क हाथ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर जाओगे पेपर में कि सर वो स्तूपों की संख्या पूछनी थी यार, बताए थे, तो तैयार रहना इसके लिए। फिर बीच में एक सर्कल ये आपको देखने को मिल रहा हो गोल गोल, यह मध्य प्रदेश की सतत विकास को बताता है कि मध्य प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको ये पेड़ टाइप का दिख रहा था, ये पेड़ कौन सा है, बरगद का पेड़, ठीक है। फिर इसमें आपको दो फसल देखने को मिल रही होंगी, एक ये है फसल और एक यहाँ पर फसल है। कौन सी दो फसलों का इसमें विवरण है, जल्दी से बता दो। गेहूं और धान का है ना। तो याद रखना सोयाबीन का नहीं है, नोट लगा के लिख लेना कि मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह में सोयाबीन फसल का विवरण नहीं। किन किन का है, एक तो अपने धान की वाली का और अपने गेहूं की वाली का, ठीक है। और फिर यहाँ पर अपना क्या है, अशोक का स्तंभ लिखा हुआ है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये सभी याद रखना। स्तूप कितने, 24। फसल कौन सी, गेहूं और धान। और फिर जिसमें चक्र है वह किसका प्रतीक है, सतत विकास का प्रतीक, यानी हमारा मध्य प्रदेश लगातार विकास की ओर, ठीक है। ये बात हमारा चक्र। कौन सा पेड़ है इसके अंदर, बरगद का हमें पेड़ देखने को मिलता है। ये हमारा राज्य के चिन्ह है। अब ये हमारे क्या है, राज्य के प्रतीक है। अब राज्य के प्रतीक यानी कि भैया कुछ ना कुछ हमारे यहाँ ज्यादा पाया जाता होगा या कम पाया जाता होगा, तो उसके संरक्षण के लिए हमने कुछ प्रतीक घोषित कर दिए। तो जैसे हमारा पुष्प कौन सा है, तो सफेद लिली। सफेद लिली को साइंटिफिक नेम किसी को पता है, एग्रीकल्चर वालों को तो पता होना चाहिए। सफेद लिली का साइंटिफिक नेम क्या है, बोलो बोलो, कि गुलाब का ही पता है बस। कोई है उम्मीदवार, इसमें से किसी का भी साइंटिफिक नेम याद हो, बरगद वगैरह का, वो बता दो। सोयाबीन का क्या है, चलो वो तो याद है, कल के पेपर में पूछे 2-3 प्रश्न, शायद सीट ऑपरेशन ऑफ इंडिया का पेपर हुआ था ना कल, हाँ हुआ ना, उसमें पूछा था शायद इसका साइंटिफिक नेम। चलो तो देख लो, ये राज्य के प्रतीक में सबसे पहले पुष्प हमारा कौन सा है, यानी फूल सफेद लिली, जिसे लीलियम कैंडियम के नाम से जाना जाता है। क्या, लीलियम कैंडियम, लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, लीलियम कैंडियम। फिर पक्षी कौन सा है, दूधराज है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तुम्हारे गांव में किसी और नाम से बोलते होंगे, आपने देखा होगा पेड़ में छेद करता रहता है एक पक्षी, काग घोड़ा कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं गाँव में, तो वही है ये दूधराज, हमारे यहाँ अच्छे नाम से बोला जाता है। उसका नाम ये भी आता है पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है। फ्लाई कैचर इंग्लिश में लिख दूंगा, फ्लाई कैचर, फ्लाई यानी मक्खियों को पकड़ने वाला, ठीक है, तो वही है फ्लाई कैचर। फिर यहाँ पर पशु आपको देखने को मिल रहा होगा, कितने इसके 12 सिंह लगभग लग रहे हैं। ये 12 सिंह क्या है, हमारे यहाँ का राजकीय पशु है। कौन सी प्रजाति का, तो ब्रेडरी प्रजाति का ऐसा बताया जाता है। कौन सी प्रजाति का, ब्रेडरी प्रजाति का बताया जाता है। ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंह हमारे यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है, ब्रेडरी। जैसे चलो फिर देखो वृक्ष कौन सा है हमारा, बरगद है। फाइकस बेंगालसिस करके शायद उसका नाम है, बरगद का साइंटिफिक नाम फाइकस बेंगालसिस ऐसा करके नाम है, देख लेना एक बार, ठीक है। मछली कौन सी है, महासी, इसका नाम है टोर पिटीटोरा।
टोर पिट्टू टोरा करके नाम है इसका साइंटिफिक महासीर का। हमारे यहाँ ओंकारेश्वर डैम है, उसमें हमें महासीर नाम की मछली देखने को मिलती, चमकती है, कभी से देखोगे कच्ची बोट से। फिर उसके बाद खेल कौन सा, मलखम। कहाँ होता है मलखम खेल, किसी ने सुना कभी? मलखम कहाँ पर होता है? उज्जैन में। उज्जैन में मलखम का ऐसा बताते हैं आविष्कार कहाँ पे हुआ था? उज्जैन में हुआ था। इसमें क्या होता है, एक लकड़ी होती, लकड़ी के ऊपर कर्तव्य दिखाता है व्यक्ति, इसके ऊपर योगा करते हैं। जैसे देखो ये बीच में क्या लकड़ी है, इसके ऊपर व्यक्ति लटके हुए हैं और अपना क्या बता रहा है, योगा बता रहा है, अपने कर्तव्य बता रहा है, तो इसे बोला जाता है मलखम। ठीक है, जो इसके बीच में खड़ा रहता है खंबा, उसे मल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद राजकीय नाट्य कौन सा है? नाट्य यानी होता है नाटक, तो हमारा राजकीय नाटक कौन सा है? माज है। इसकी उत्पत्ति होती है उज्जैन से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इस नाट्य में क्या बताई जाती है, जो भी मध्य प्रदेश की परंपराएं उनको इसमें बताया, मतलब दर्शाया जाता है। जैसे फिल्म वगैरह होती है ना, तो नाटक के तौर पर मंचन किया जाता है। जैसे रामायण का मंचन होता है कहीं जैसे, तो ऐसे हमारे यहाँ माज का मंचन होता है। फिर हमारे यहाँ नृत्य कौन सा है? राई। राई कहाँ होती है? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पर राई होती है अधिकतर। कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी राई का नृत्य करवाता है, कभी कभी खुशी के मौके पर भी राई का होता है। कोई कोई व्यक्ति जो नशेड़ी है वो खुशी के ऐसे अपने एंजॉय के लिए भी करवाते हैं। तो बुंदेलखंड में बहुत सारे प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो भैया राई कहाँ का है याद रखना, बुंदेलखंड का। वो हमारा क्या है? राज्य की नृत्य है। फिर देखो फल कौन सा है? आम को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है आम का? भिंडी का ही याद रखना। फसल कौन सी है? सोयाबीन। कौन सी साइंटिफिक नेम? राइसिन मैक्स। अब देखो राजकीय गान कौन सा है, कभी सुना है किसी ने? ये तो लिखा हुआ है, जैसे अपन ने सुना ना राष्ट्रीय गान अपना कौन सा है? जनगण मन। ऐसे ही मध्य प्रदेश का भी एक राजकीय गान है, उसका नाम है सुख का दाता सबका शांति, सबका ये प्रदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। अपन को ये भी याद नहीं है, अपन मध्य प्रदेश में रहते हैं। फिर देखो इसे किसने लिखा था? तो महेश श्रीवास्तव ने लिखा था। और आपने एक शान का नाम सुना होगा, कभी संगीतकार गाने वाने पसंद करते होंगे तो। तुझे मैं टक टक टकते रहना, ऐसा कोई सा गाना था। वो 3 इडियट कौन सी पिक्चर थी वो, आमिर खान की, जिसमें पीके पीके करने को थी क्या, उसमें गाना गाया था उसने, वो शान उसने इसको गाना गाया। जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जिस शान है ना, उसने ये गाना गाया, याद रखना। ये भी पूछ लेते हैं पेपर में कि ये मध्य प्रदेश का राजकीय गाने वहां किसने लिखा है या उसे किसने गाया है। फिर आगे आ जाओ, आगे देखो भैया अक्षांश देशांतर। तो सबसे पहले तो मेरे को बता दो अक्षांश देशांतर का भी किसी ने नाम सुना है क्या? लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश देशांतर का नाम सुना है किसी ने? नाम तो सुना है। तो देखो भैया अक्षांश क्या होती है कि ये पूरी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी की स्टडी करने के लिए क्या करा, इसे अक्षांश और देशांतर में बांट दिया। कि ऐसे मान लो कि हमारे यहाँ से कर्क रेखा आपने नाम सुन रखी हुई कभी, तो इन अक्षांश देशांतर का इसलिए विभाजन किया कि भैया वहां की हम जलवायु को पढ़ पाए, वहां किस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते होंगे, इन सभी की स्टडी करने के लिए हमें अक्षांश देशांतर में पूरी पृथ्वी को बांटना होता है। तो जो लाइन लेटिव होती है, मतलब ऐसी जो लाइन खींची ना ये वाली, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड बोलते हैं। यानी याद रखना है जो रेखा लेटी हुई होती है वह लेटिट्यूड होती है, अक्षांश होती है। ठीक है, और जो रेखा उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है उसे क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड या देशांतर बोलते हैं। अब जो देशांतर वाली रेखा होती है उससे क्या किसी भी जगह का टाइम मेजर किया जाता है। कि जैसे आपने 82.5 डिग्री कभी सुन रखा हो, पढ़ा होगा तो, कि हमारे यहाँ से टाइम मेजर किया जाता है कि भैया कभी इस रेखा पे जितना बज रहा होगा भारत में हर स्थान पर उतना ही बजाएंगे। ठीक है, तो यह देशांतर रेखा होती है, उससे क्या करते हैं? टाइम मेजर करते हैं किसी भी स्थान पर। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश का अक्षांश देशांतर देख लेते हैं। सर पृथ्वी में मध्य प्रदेश का अक्षांश देशांतर कितना है? तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देख लो मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 21 डिग्री 6 मिनट। देखो ये पूरा ग्लोब है, ये 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, ये भी 0 डिग्री रेखा है। हमारा भारत कहां पर है? यहाँ पर स्थित है लगभग। ठीक, ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम है कि पूर्व है? जल्दी बताओ। पूर्व। ये कौन सी दिशा है?
पूर्व है, और ये कौन सी है? पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, हमारा भारत कहाँ पर है ग्लोब में? यहाँ पे स्थित है लगभग। कभी पेपर में आता है कि ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये पूर्व है, ये उत्तर है, और दोनों के बीच में स्थित है, तो मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित। ठीक है, अब अक्षांश देशांतर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये वाली रेखा को क्या बोला था मैंने? अक्षांश बोला था। अब ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर ही हमारा भारत होगा, यानी 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा, यानी दक्षिण में कभी 1 आएगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 4 5 आना चाहिए, ऐसा लॉजिक लगा दो। तो सबसे पहले जो दक्षिणी बिंदु है वो कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। क्या बोलोगे? 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। फिर देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो क्या बताओगे? 74 डिग्री 5 मिनट से लेके 82 डिग्री 6 मिनट तक हमारा क्या? देशांतरीय विस्तार है। यानी हम टाइम किससे मेजर करते होंगे? ये वाले अक्षांशों से मेजर करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा? ये सीधे ही पूछ लेता है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। तो अक्षांशीय क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट, और उत्तर दिशा में अपन को आगे क्या लगाना है? उत्तर लगाना है। देशांतर कहाँ से? 74 डिग्री 5 मिनट, ये जो निशान बना हुआ है ना, ये क्या है? मिनट का निशान। तो 74 डिग्री 5 मिनट से लेकर 82 डिग्री 6 मिनट तक किस दिशा में है अपन? पूर्व में है कि पश्चिम में है? पूर्व में। तो इसमें आप क्या लगाओगे? पूर्व। तो उत्तर पूर्व में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। अक्षांशीय विस्तार है। आज केवल ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कल से अपन और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, आज वो समझ। अब एक रेखा होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी, उसे क्या बोलते हैं भैया? कर्क रेखा बोलते हैं। अब यह कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग, कितने जिले से गुजरती है, ऐसे प्रश्न हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, कितने? कौन बता रहा? 5 संभाग और 14 जिलों से क्या गुजरती है? हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब ये 14 जिले आपको याद होने चाहिए। अब सबसे हम पश्चिम से चलेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सा जिला देखने को मिलेगा? रतलाम। फिर ये उज्जैन, फिर ये हमारा देखने को मिल जाएगा शाजापुर। देखो इसकी जगह 2 लिख लेना, शाजापुर और आगरमालवा। कभी शाजापुर ऑप्शन में दिखे तो शाजापुर लगा देना, आगरमालवा दिखे तो आगरमालवा लगा देना, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का डाटा शाजापुर ही बताता है, कोई कोई आगरमालवा भी उसे बताते हैं। ठीक, फिर आप आओगे भोपाल संभाग में, तो ये कौन सा जिला है भैया? ये आपका राजगढ़, और ये फिर आपका विदिशा, ये सीहोर है मेरे, सीहोर नहीं, ये भोपाल है, और ये सीहोर, और ये रायसेन। लिख लो, मैं 1 मिनट बता रहा हूँ। ये सागर, ये दमोह, ये आपका जबलपुर, ये कटनी, ये उमरिया, और ये सैगड़। ये 14 जिले हैं, यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती। जिलों के नाम लिख लो, पेपर में पूछता है कि निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, 14 जिलों से गुजरती। कितने संभाग है? 5। देखो सबसे पहले उज्जैन संभाग लिखो, मैं ऐसे याद रखना, एक तरफ संभाग लिख लो और एक तरफ जिला लिख लो। संभाग में सबसे पहले लिखो उज्जैन, और यहाँ पर उन जिलों के नाम लिख लो किस किस जिले से गुजरती है। उज्जैन में आएंगे आपको कौन कौन से? रतलाम जिला, उज्जैन जिला और शाजापुर जिला। 3 लिख लेना, शाजापुर और स्लेश करके आगरमालवा लिख लेना। कभी ऑप्शन में कुछ भी आता है तो आप एक आएगा आगरमालवा पूछेगा, नहीं तो वो शाजापुर पूछेगा, तो आप उन दोनों में से एक टिक लगा लेना। ठीक है, दोनों से नहीं गुजरती है। फिर देखो दूसरा लिखना भोपाल संभाग, तो भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर गुजरती है। भोपाल लिखो, उसमें सबसे पहले राजगढ़ लिख लो, राजगढ़ के बाद लिखो भोपाल, और भोपाल के बाद सीहोर, सीहोर के बाद विदिशा, और विदिशा के बाद हमारा रायसेन।
प्रश्न नंबर कौन सा? उज्जैन संभाग, भोपाल में राजगढ़, है ना। फिर तीसरा लिखना सागर संभाग, सागर संभाग के 2 जिलों से होकर गुजरती है, सागर और दमोह। किसी ने कभी नाम सुने थे इन सभी जिलों के? नहीं सुने? जिलों के नाम तो सुने होंगे यार, बस में उसमें जाते हैं तो बस वाले ही चिल्ला देते हैं 4-5 बार। फिर उसके बाद आप आओगे जबलपुर संभाग में, तो जबलपुर संभाग के 2 जिलों से गुजरते हैं, कौन कौन से? जबलपुर और कटनी से। फिर उसके बाद आप आओगे शहडोल संभाग में, तो उसके 2 जिलों से कौन कौन से? उमरिया और शहडोल से। तो ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस जिलों से होकर नहीं गुजरता है, तो याद रखना ये। फिर आगे बढ़ा भैया, तो आगे हम विस्तार देख लेते हैं कि भैया पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। तो देखो 2000 से पहले आप सभी को पता होगी मध्य प्रदेश में एक और राज्य जुड़ा हुआ था, उसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 2000 से पहले की जब मैं बात करता हूँ तो 2000 पहले से मध्य प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी थी? 1127 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी थी? 1127। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो चौड़ाई थी वहां कितनी थी? 996 किलोमीटर। ये फैक्ट है, इनको ऐसे याद करना पड़ता है। फिर 2000 के बाद क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया, अपन अलग हो गए। तो उसके बाद जो लंबाई चौड़ाई बची वो कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 605 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना ये बात, लिख लो। लिख रहा है? लिख लो, उत्तर दक्षिण कर लो, विभाजन से पूर्व कर लेना वर्तमान समय में। ठीक है, क्षेत्रफल और देख लो। ये पहले 443,446 वर्ग किलोमीटर था क्षेत्रफल, ये लिखा हुआ है। विभाजन से पूर्व क्षेत्रफल में लिख लेना 443,446 वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ क्या था? क्षेत्रफल। फिर उसके बाद अभी वर्तमान में हम क्षेत्रफल देखते हैं तो कितना हमारा मध्य प्रदेश का? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर वर्तमान क्षेत्रफल। यानी क्षेत्रफल घटा ही बढ़ा है? हटेगा ही ना, कोई सा स्थान चला जाएगा तो सोचना क्यों, तो घटेगा। फिर आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग और जिले। मध्य प्रदेश में संभाग और जिले कितने? संभाग और जिले क्या होते हैं, किसी को पता है क्या? 55 जिला। ये तो तुम संख्या बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ संभाग और जिले क्या होते हैं। कभी ये दिमाग में आया कि भैया संभाग और जिले क्या होते हैं? हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सब किसी को याद नहीं, बोलता जाएगा, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब बैठे हैं अपन यहाँ कोई नहीं पढ़ा लिखा। तो बोला करो, कुछ भी मन में आया ना अपने मन में बोलो तो सही। कभी इंटरव्यू फेस करने का भी मौका मिला कहीं पे तो अपन बोल तो पाएंगे वहां पे। गलत भी बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? वो कौन सा अपना जमाई लग रहा है या अपना ससुर लग रहा है गलत भी ये बोला गया? तो देखो संभाग और जिले क्या होता है। आपने एक भारत सुन रखा है, भारत क्या है सर? एक देश है या एक राष्ट्र है? ठीक। अब कभी भारत में एक ही मुख्यमंत्री होता तो क्या ये भारत इतने अच्छे से चल पाता क्या? आजकल हर कहीं मर्डर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ये सब देखने को मिलता है। तो भारत को क्या हुआ? प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बांट दिया गया कि भैया हर जगह छोटे छोटे हम प्रशासन बनाएंगे, साथ साथ राजनीतिक पार्टियां बनाएंगे। उसके हिसाब से फिर किसी भी स्टेट का या जगह का चलेगा, शासन चलेगा, जिससे हर व्यक्ति को अपनी जितनी भी जैसे योजनाएं उनका लाभ मिल पाएगा, हर व्यक्ति को शासन का लाभ मिल पाएगा। इसी के लिए तो सबसे पहले क्या आता है? राष्ट्र होता है, अपने देश में एक देश होता है। फिर उसके देश को कौन चलाता है? तो सर प्रधानमंत्री हमारे यहाँ मुखिया बताया जाता है। ठीक है, आपको ये तो समझ में आता होगा। फिर उन्होंने क्या करा कि पूरे भारत को और अच्छे से चलाने के लिए राज्यों में बांट दिया। तो आपने देखा होगा कि भारत में सर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। अब ये स्टेट भी बहुत बड़ा होता है, तो स्टेट को भी अच्छे चलाने के लिए उन्होंने क्या करा कि सर और अच्छे से बांट दो। तो उन्होंने क्या करा कि सर एक हम बांट देते हैं संभाग में, और उस संभाग में क्या करेंगे? 8 से 9 जिले, 5 जिले, 6 जिले इतने हम रख लेंगे जनसंख्या के आधार पर।
फिर संभाग में भी एक प्रमुख बनाया जाता है संभाग आयुक्त, जो पूरे संभाग को कंट्रोल करता है। फिर उनने क्या करा कि संभाग को भैया और जिले में कन्वर्ट कर दो, तो उनने क्या करा, जिले में उसे बांट दिया। तो जिले को कौन चलाता है, तो कलेक्टर चलाता है, ठीक है। फिर जिले में और अच्छा शासन चलाने के लिए उन्होंने क्या करा कि सर तहसील में बांट दिया, विकास खंड में बांट दिया, बांटा है कि नहीं बांटा। फिर अपने गांव की भी छोटी छोटी प्रशासनिक इकाई वर्तमान में बनने लगी है। तो संभाग और जिले क्या होते हैं सर, ये प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाइयां होती है जो मेनली राज्यों में बनाई जाती है, ठीक है। अब हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, तो सर कुल 10 संभाग हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं। कितने, 10 संभाग। कौन कौन से, पहला ये रहा भैया आपका चंबल संभाग, ठीक है। ये दूसरा कौन सा, ग्वालियर संभाग। ये तीसरा कौन सा, उज्जैन संभाग। ये चौथा इंदौर संभाग। ये पांचवा भोपाल। ये छठा नर्मदापुरम। पहले इसे होशंगाबाद संभाग बोला जाता था, परंतु नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया अब आपको नर्मदापुरम, तो नर्मदापुरम संभाग हुआ। फिर सातवां आपका बुंदेलखंड वाले पूरे क्षेत्र शामिल है सागर में। फिर आठवां आपका जबलपुर, नवा रीवा और 10वां शहडोल। ये 10 संभाग है वर्तमान मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये सभी के नाम याद होने चाहिए कि मध्य प्रदेश में सीधा प्रश्न पूछते हैं कुल कितने संभाग है, तो भैया 10 संभाग। अब हर संभाग में मैंने क्या बताया, 2 से 4 जिले, 5 जिले, 7 जिले, 8 जिले हो सकते हैं। अब पेपर में पूछते हैं कि भैया चंबल संभाग में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। ये ऐसा पूछ लेता है, श्योपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, सीहोर जिला किस संभाग में आता है, इंदौर जिला किस संभाग में आता है, रतलाम जिला किस संभाग में आता है, राजगढ़ जिला किस संभाग में आता है। तो ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इन संभागों में हमें क्या होना चाहिए, जिले भी पता होने चाहिए। तो देखो भैया अभी वर्तमान में कुल कितने जिले हमारे यहाँ, 55 जिले। याद रखना ये अभी नवीन आंकड़ा कितने हैं, ये सीधा पूछेगा व्यापक वाला कि कितने जिले, तो आपको बताना है 55 जिले हमारे मध्य प्रदेश में। अब देखो सबसे पहले हम उठाते हैं चंबल संभाग। लिखना, हेडिंग डालना, इधर संभाग लिख लेना और इधर क्या लिखना, जिले लिखना। पहला संभाग हमारा कौन सा है, चंबल संभाग। और चंबल संभाग में आते हैं कुल 3 जिले। कितने, 3। कौन कौन से, ये दिख रहा होगा श्योपुर, ये मुरैना है और ये कौन सा है, भिंड है। मुरैना को मुरैना नाम क्यों रखा गया है, मुरैना वाले बता दो क्यों रखा गया है मुरैना का नाम मुरैना। कभी दिमाग में आएगा हमारा नाम मुरैना क्यों है। ऐसा कहा जाता है कि मुरैना में सबसे ज्यादा मोर पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और मोर के कारण ही उसका नाम क्या पड़ा, मुरैना पड़ा। पहले मोरैना उसका नाम होता था कि मोर का रेन, यानी मोर यहाँ पर रुकती, परंतु धीरे धीरे वह भाषा बदलती बदलती आज किसमें बदल गई, मुरैना में बदल गई, ठीक है। तो याद रखना चंबल संभाग में 3 जिले कौन कौन से, श्योपुर, मुरैना। अब संभाग जैसे अपना मध्य प्रदेश की प्रशासनिक इकाई भोपाल है, यानी वो क्या है हमारा, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर, भोपाल में देखने को मिलेंगे। तो चंबल संभाग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो मुरैना में ही। याद रखना बस इसका याद रखे ना, बाकी सभी का नाम से आएगा कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, मुरैना में। ये बात याद रखना। दूसरा संभाग कौन सा बताया मैंने, ग्वालियर। तो ग्वालियर में वर्तमान में 5 जिले आते हैं। कितने, 5। कौन कौन से, तो ये आपको देखने को मिल रहा है ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे शिवपुरी, यहाँ पर दतिया, यहाँ पे अशोकनगर और यहाँ पर गुना। दतिया से एक बहुत प्रसिद्ध नेता हमारे यहाँ रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी थे, इस बार तो हार गए वो चुनाव, नरोत्तम मिश्रा जी, ठीक है। तो वो कहाँ से था, दतिया जिले से। तो इसमें 5 जिले हैं, कौन कौन से, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ठीक है। अशोकनगर की कभी आपने चंदेरी की साड़ियां सुन रखी हो, सुना है कभी चंदेरी की साड़ी। तो चंदेरी की साड़ी कहाँ पर बनती है, अशोकनगर जिले में बनती है, ठीक है। सागर में तो बीड़ी बनती है जो आप सबकी फेवरेट है। सागर में सबसे ज्यादा बीड़ी का उत्पादन हमारे यहाँ सागर में होता है। चलो फिर अपन ने तीसरा संभाग देख लेते हैं, भोपाल संभाग लिख लेते हैं। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, ग्वालियर में, ठीक है। फिर उसके बाद देखो भोपाल संभाग, भोपाल संभाग में आता है 5 जिले। कौन कौन से, एक भोपाल, ठीक है, फिर विदिशा, ये राजगढ़, ये शाजापुर, ये सीहोर, शाजापुर में आता है। देखो भोपाल,
विदिशा, राजगढ़, सीहोर और रायसेन, ये 5 जिले किसमें आते हैं? भोपाल संभाग में आते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा इस संभाग में? तो भोपाल में। ठीक है, वो चंबल के नाम से जाना जाता है, इसलिए अपन को उसका हेडक्वार्टर याद रखना पड़ेगा, बाकी तो नाम से लिया जाएगा। कौन कौन से? भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा। ठीक है, फिर उज्जैन संभाग आओ तो उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले आते हैं। कितने? उज्जैन में कौन सा मंदिर है भैया? महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, अपने यहाँ कितने ज्योतिर्लिंग है किसी को पता है? 2 ज्योतिर्लिंग है। कहाँ कहाँ पे? महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के मंदिर का नाम पता है किसी को? ओमकारेश्वर के मंदिर का भी कुछ नाम है, उस शिवलिंग का कुछ नाम है। जैसे अपने ये महाकालेश्वर मंदिर बोलते हैं, उसे ओमकारेश्वर मंदिर का नहीं बोलते हैं। ओमकारेश्वर स्थान पे वो स्थित है, उसका नाम क्या है? ममलेश्वर। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये कभी भी जाओ अच्छे दर्शन करने जाते हो तो अपने काम की चीज ये है, अपना काम के भगवान नहीं है। अपना भी तैयारी कर रहे हैं तो अपने काम की ये है। जब अपन को शांति चाहिए, कब? शादी के बाद, तो अपन क्या भगवान की पूजा करेंगे। अभी अपन को नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो उज्जैन संभाग में लिखना है, एक उज्जैन, दूसरा रतलाम, तीसरा मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, फिर नीमच, फिर आगरमालवा और राजगढ़। और राजगढ़ शाजापुर। ये 7 जिले किसमें आएंगे आपके? उज्जैन संभाग में। एक बार उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा और शाजापुर। और एक और कौन सा? देवास। ये 7 जिले आते हैं। ठीक है, कोई सा छूटा है क्या? उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। देवास इंदौर का हिस्सा नहीं है, इंदौर संभाग में नहीं आता देवास, ये हमेशा याद रखना। देवास किसमें आता है? उज्जैन संभाग का हिस्सा। ठीक है, अब तुम्हें लगता होगा सर देवास तो बगल में ही इंदौर में आता होगा, तो यहीं से व्यापम ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है, देवास किस संभाग का हिस्सा है? अपन को याद रखना है किसका? उज्जैन संभाग का हिस्सा है। फिर देखो इंदौर संभाग लिखो, तो इंदौर संभाग में कुल कितने? 8 जिले। कौन कौन से? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। ये 8 जिले किसके हैं? इंदौर संभाग के जिले। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किन्हें कहा जाता है? याद है कि किसी को? मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले किन्हें कहा जाता है? अब एग्रीकल्चर वाले ये तो याद होता है। कपास का उत्पादन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? खंडवा, खरगोन में अपने यहाँ सर्वाधिक कपास, जिसे अपने यहाँ सफेद सोना बोलते हैं, तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खंडवा और खरगोन में होता है। इसलिए इन दोनों जिलों को क्या कहा जाता है? सुनहरे जिले भी कहा जाता है। ठीक है, इंदौर के लिखिए 8 जिले, खंडवा के लिखिए बुरहानपुर। अब चलो आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन आया तो एक बार पढ़ के आना, ये मैं वापस से पूछूंगा 5-10 मिनट में। ठीक है, होगा तो मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँ।